नमस्कार, डीडी न्यूज के इस खास सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी शरद मुदगल। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। भारत और सेशेल्स के बीच मजबूत होती साझेदारी, दोनों देशों के बीच फार्माकोपिया, सूचना प्रौद्योगिकी, समुद्री सेवाओं समेत कई अहम समझौते। सेशेल्स के लिए 17.5 करोड़ अमेरिकी डॉलर के आर्थिक पैकेज की भी घोषणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशेल्स को बताया भारत के महासागर विजन का अहम हिस्सा। कहा विकास, साझेदारी दोनों देशों के संबंधों की मजबूत आधारशिला। सेशेल्स के राष्ट्रपति ने मजबूत सहयोग के लिए पीएम मोदी का जताया आभार। अमित शाह छत्तीसगढ़ में बस्तर पंडुम कार्यक्रम में हुए शामिल। माओवादी पुनर्वास नीति को आकर्षक बताते हुए नक्सलियों से समर्पण करने का आह्वान। तय समय तक बस्तर समेत पूरा देश होगा नक्सल मुक्त। परीक्षा पे चर्चा की दूसरी कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी ने दी पढ़ाई और खेल के बीच सही तालमेल की सीख। छात्रों के साथ 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य पर भी हुई चर्चा। एआई के सदुपयोग पर दिया जोर। विपक्ष के हंगामे के चलते आज फिर से नहीं चल पाई लोकसभा। कार्रवाई कल तक के लिए हुई स्थगित। राज्यसभा में बजट पर चर्चा जारी। वित्त मंत्री ने तमिलनाडु के साथ भेदभाव के विपक्ष के आरोपों को बताया निराधार। भारत के दौरे पर आए सेशेल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमनी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हुई प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद दोनों देशों के बीच फार्माकोपिया, मौसम, सांस्कृतिक आदान प्रदान, कार्यक्रम, सूचना प्रौद्योगिकी, समुद्री सेवाओं, लोक सेवकों के लिए क्षमता निर्माण सहित खाद्य सामग्री की खरीद पर समझौता किया गया। मुझे खुशी है कि सेशेल्स के सिविल सर्वेंट्स की भारत में ट्रेनिंग के लिए आज एमओयू किया जा रहा है। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में करीबी सहयोग से हम अपने सहयोग को एक फ्यूचरिस्टिक दिशा दे रहे हैं। आज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पर एमओयू हो रहा है। इसके तहत हम भारत का सफल अनुभव सेशेल्स के साथ साझा करेंगे। स्वास्थ्य क्षेत्र में सेशेल्स के लिए भारत एक स्थिर और भरोसेमंद साझेदार रहा है। किफायती और क्वालिटी मेडिसिन की सप्लाई, मेडिकल टूरिज्म और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में हम सेशेल्स के साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। ऊर्जा और जलवायु के क्षेत्र में हमारा सहयोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट की साझा प्रतिबद्धता से प्रेरित है। हम रिन्यूएबल एनर्जी, रेजिलियंस और क्लाइमेट एडेप्टिविटी सॉल्यूशंस पर अपने सहयोग को और विस्तार देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हमारे सभी प्रयास सेशेल्स की प्राथमिकताओं और आवश्यकताओं पर आधारित हैं। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए 17 करोड़ 50 लाख डॉलर के स्पेशल पैकेज की घोषणा की गई। विकास साझेदारी भारत सेशेल्स संबंधों की मजबूत नींव रही है। हमारे सभी प्रयास सेशेल्स की प्राथमिकताओं और आवश्यकताओं पर आधारित है। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए आज हम $175 मिलियन के स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज की घोषणा करने जा रहे हैं। यह पैकेज
सोशल हाउसिंग, ई मोबिलिटी, वोकेशनल ट्रेनिंग, स्वास्थ्य, रक्षा और मैरीटाइम सिक्योरिटी जैसे क्षेत्रों में ठोस परियोजनाओं को सपोर्ट देगा। इन पहलों से सेशेल्स के लोगों, विशेषकर युवाओं के लिए रोजगार और कौशल के नए अवसर सृजित होंगे। भारत और सेशेल्स के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सेशेल्स के राष्ट्रपति भारत की राजकीय यात्रा पर है। इस दौरान भारत के प्रधानमंत्री और सेशेल्स के राष्ट्रपति के बीच प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता संपन्न हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इस साल के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के दूसरे हिस्से में देश के विद्यार्थियों से परस्पर संवाद किया। विद्यार्थियों से संवाद का मुख्य केंद्र परीक्षा का दबाव, तैयारियों की रणनीति, समय प्रबंधन और आत्मविश्वास के प्रति सकारात्मक सोच में मदद करना है। पीएम मोदी ने विद्यार्थियों को स्टार्टअप के बारे में सुझाव दिए। छवि जैन है मेरा नाम। मुझे स्टार्टअप करना है, तो मुझे किन किन विषय की जानकारी चाहिए और एजुकेशनल लेवल पे मुझे क्या करना होगा जिससे मुझे स्टार्टअप के लिए मदद मिल सके। आपकी बात एकदम सही है। मैं भी आजकल जब भी किसी नौजवान से मिलता हूँ तो तुरंत कहते हैं स्टार्टअप। पहले आपका ध्यान इस बात पे होना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हैं। कुछ स्टार्टअप ऐसे हैं जो सिर्फ टेक्नोलॉजी में इनोवेशन करना चाहते हैं। किसी को लगता है मैं ड्रोन बनाऊं, किसी को लगता है कि मैं घर में बिजली की व्यवस्था ऐसी खड़ी कर दूं। अपने किसी 4 दोस्तों को देख जानती होगी जो टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट हैं। एक आध दोस्त है फाइनेंस में एक्सपर्ट है। चलो 4 लोगों की टोली बना दे, साइड में अपन स्टार्टअप शुरू करते हैं। जरूर नहीं कोई स्टार्टअप के लिए कोई 25 साल की उम्र चाहिए, आप कभी भी शुरू कर सकते हैं। छोटे छोटे स्टार्टअप से भी काम शुरू हो सकता है। तो मैं समझता हूँ कि अगर आपकी रुचि है तो बहुत अच्छी बात है। कुछ स्टार्टअप चलाते हैं, तुमको मिलने जाना और एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाओगे, उनको बताना चाहिए मैं तो स्कूल से हूँ, मैं स्कूल का प्रोजेक्ट बना रहा हूँ। तो वो छुपाएगा नहीं, आपसे बताएगा। तो धीरे धीरे आपको ज्ञान भी मिलेगा कैसे कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के दौरान पढ़ाई और पैशन के बीच सही तालमेल बिठाने पर अहम सुझाव भी दिए। सर, हमेशा मुझे ये डर रहता है कि कहीं मैं पढ़ाई में ज़्यादा फोकस करूँ तो मैं अपनी पैशन खो दूँ। अगर मैं अपने पैशन पे ज़्यादा फोकस करूँ तो मेरी पढ़ाई छूट जाएगी। दोनों के बीच में बैलेंस कैसे लाऊं? देखिए, पहली बात है कि 2 अलग चीजें ऐसा आप मानते क्यों हैं? दोनों उपयोगी हैं। जैसे मान लीजिए आपको आर्ट का शौक है? और आपने साइंस का कोई विषय पढ़ा और उसमें कोई लैब की चर्चा है और कुछ केमिकल मिलाने की चर्चा है, तो आप ऐसा कीजिए, कागज लीजिए, लैब बनाए, कागज पे पेंटिंग कर लैब बनाए। फिर जो केमिकल पढ़ने के थे हर बोतल में केमिकल का नाम लिखे। फिर आप पढ़ने में आया था कि भाई इस केमिकल को मिलाने से ऐसा कलर बनता है, तो एक दूसरा चित्र बनाइए, उस पॉट के अंदर वो कलर। तो आपको चित्र का काम भी हो गया और आपको वो लेसन भी याद हो गया। यानी एक साथ दोनों चीजें बहुत अच्छी तरह से आप कर सकते हैं। आपके थकान को उतरने के लिए भी एक प्रकार से आपके पास जो कला है, क्राफ्ट की जो कुछ भी आपकी सीखने की इच्छा है, वो आपको मदद कर सकती है। डेली या सप्ताह में 2 दिन आधा घंटा इसके लिए दो। समाज जीवन में जिसकी जरूरत है वो शिक्षा तो करनी है, लेकिन जो व्यक्ति के जीवन में उपयोगी है वो आप इससे कर सकती हैं। बजट पर चर्चा के दौरान विपक्ष द्वारा तमिलनाडु के साथ भेदभाव किए जाने के आरोप को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पूरी तरह निराधार बताया है। वित्त मंत्री ने आरोपों पर जवाब देते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने बजट में तमिलनाडु के लिए कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए हैं। वित्त मंत्री ने बताया कि तमिलनाडु के मछुआरों के कल्याण, उनकी आजीविका और सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं को भी बजट में विशेष प्राथमिकता दी गई है। आप भी सुनिए वित्त मंत्री ने किस तरह दिया विपक्ष के आरोपों का जवाब।
Thing stood out for me, sir. Tamil Nadu has no new projects given. Absolutely wrong. I'll just count at the tip of my finger 4 things readily. What is the rare earth corridor? Is it not going to Tamil Nadu? Yes. Every district to get one girl still is not for Tamil Nadu. Fishermen getting a benefit to go into the deep sea and also their products to be treated as an export if they go from the high sea to any other destination is not going to benefit Tamil Nadu. The coconut scheme is not going to benefit farmers in Tamil Nadu who are keeping coconut trees, sir. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ की अपनी 3 दिवसीय यात्रा के अंतिम दिन आज बस्तर के जगदलपुर पहुंचे, जहां वे बस्तर पंडो महोत्सव 2026 के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। बस्तर पंडो महोत्सव क्षेत्र की समृद्ध आदिवासी संस्कृति, परंपराओं और लोक कलाओं का प्रतीक माना जाता है, जिसमें बस्तर की सांस्कृतिक विरासत की झलक देखने को मिलती है। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जिस बस्तर में कभी बंदूकें गरजती थी, आज उसी बस्तर में सांस्कृतिक उत्सव हो रहे हैं। जो बस्तर कुछ साल पहले नक्सलियों के डर से सहमा हुआ था, मोर्टार के गोले, बंदूकों की गोलियां और आईईडी के धमाके हमारे आदिवासी भाइयों बहनों में भय का संचार करती थी, वही बस्तर में 55,000 लोगों ने खान पान, गान, नृत्य, नाटक, वेशभूषा, परंपराएं और वन औषधि जैसी 12 विधाओं में बस्तर के संस्कृति को पुनर्जीवित करने का काम किया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मोदी सरकार आदिवासी समाज के कल्याण के लिए हमेशा से प्रतिबद्ध रही है और काम कर रही है। मोदी जी ने जनजातीय नायकों को हृदय से सम्मान देने का काम किया। मोदी जी का स्पष्ट मानना है कि इतिहास केवल वो नहीं होता जो किताबों में लिखा हुआ है, इतिहास वो होता है जो जनमानस में, स्मृतियों में जीवित रहता है। और हमारे जनजाति के नायकों को और हमारे स्वतंत्र सेनानी आज भी सभी जनजाति जनता के मन में जीवित, और उसका सम्मान करने के लिए ही भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को उन्होंने जनजाति गौरव दिवस के रूप में पूरे देश में मनाने का काम किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए असम के सिलचर और मिजोरम के साईरंग के बीच पैसेंजर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। नई ट्रेन चलाने से असम की बराक वैली और मिजोरम के बीच आवागमन में सुविधा होगी। साथ ही ये पूर्वोत्तर क्षेत्र में रेल कनेक्टिविटी, पर्यटन और उद्योग को बढ़ावा देने में भी मददगार साबित होगी। रेल मंत्री ने इस मौके पर गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पर नई यात्री सुविधाओं का भी शुभारंभ किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, प्रधानमंत्री ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में रेलवे के विकास के लिए काफ़ी काम किया है। उन्होंने कहा कि इस साल पूर्वोत्तर राज्यों के लिए ऐतिहासिक 11,486 करोड़ रुपए का रेलवे बजट दिया गया है। उन्होंने कहा कि उत्तर पूर्व में रेलवे के 72,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी विश्वास करते हैं पूर्वोदय के विकास में। नॉर्थ ईस्ट के लिए हिस्टोरिक रेलवे बजट दिया है 11,486 करोड़ रुपीस का। टोटल नॉर्थ ईस्ट में रेलवे का इन्वेस्टमेंट है 72,468 करोड़। रेल मंत्री ने कहा कि गत 11 वर्षों में उत्तर पूर्व के राज्यों में 1900 किलोमीटर नए रेलवे ट्रैक बनाए गए हैं, जो श्रीलंका के कुल रेलवे नेटवर्क से भी अधिक है। उन्होंने कहा कि करीब 2100 करोड़ रुपए की लागत से
पूर्वोत्तर के 60 रेलवे स्टेशनों का अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकास किया जा रहा है। 11 वर्षों में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में 1900 किलोमीटर नए ट्रैक बनाए गए हैं, जो कि श्रीलंका के पूरे रेलवे नेटवर्क से ज़्यादा है। 60 स्टेशंस का 2100 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट से पुनर्निर्माण हो रहा है, नवनिर्माण हो रहा है अमृत भारत स्टेशन के तहत। केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने राज्यसभा में बताया कि दिल्ली में खाली पड़े 48,000 मकान को अब सरकार आवंटित करेगी और जो मकान उपयोग में नहीं लाए जा सकते हैं उनकी जगह उन्हें तोड़कर नए मकान बनाए जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि इस मामले में बढ़ती गई लापरवाही को लेकर सरकार ये विचार कर रही है कि उस समय की सरकार ने उन मकानों को आवंटन क्यों नहीं किया। इस पर कार्रवाई किए जाने पर विचार हो रहा है। 48,000 मकान आज भी हैं और उसमें इतने सालों के बाद वो खंडर भी हो चुके हैं, कई जगह रहने लायक नहीं है। अब उसकी मुरम्मत कराने के लिए दिल्ली सरकार आगे आई है कि जाके जो झुग्गी झोपड़ी के लोग उसमें जाकर रहना चाहते हैं, इस लेवल के बनते हैं, उनको तो वहाँ रखा जाएगा और जो लिवेबल नहीं है उसकी जांच करा करके उसको तोड़ करके नए सिरे से बनाया जाएगा। बाकी जैसा सुझाव इन्होंने दिया है इस पर विचार करेंगे कि उसके दोषी के खिलाफ कार्रवाई क्या करें। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने राज्यसभा में बताया कि सरकार ऊर्जा की जरूरत को पूरा करने के लिए एक ओर जहां ग्रीन और क्लीन एनर्जी की ओर तेजी से बढ़ रही है, तो वहीं दूसरी ओर कोयला क्षेत्र में बढ़ती हुई मांगों को देखते हुए देश में पूंजीगत व्यय के प्रदर्शन को सुधार रही है। राज्यसभा में पूछे गए एक प्रश्न के जवाब में उन्होंने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में भारत में कई हाइड्रोकार्बन खोज की गई हैं। 2014, we were only blending 1.4% of biofuels. Today, it has come to 20% biofuels. If you look at the area of green hydrogen, sir, we have a target of 5 million 5 million tons by 2030, and I believe even that will be met. But sir, to move from the current situation to renewable energy, which must be available, and I have seen global estimates, sir, whether it's in the International Energy Agency or the BP Outlook, they say that our coal demand is going to increase in the next a few years. So while simultaneously we are cleaning the processes in coal, simultaneously whilst we are producing more, saving foreign exchange, we are also doing green energy, movement into solar energy. There is also a lot of work being done on coal gasification, coal bed methane and the other areas. केंद्रीय मंत्री ने कहा, साल 2006 से 2016 के बीच पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन को लेकर सरकार ने कोई काम नहीं किया, लेकिन जब से मोदी सरकार आई तो उसके बाद लगातार इस मामले में काम हुआ और आज कई इलाकों में एक्सप्लोरेशन के सोर्सेज मिले हैं और उस पर तेजी से काम हो रहा है। Petroleum and natural gas exploration and production is by definition a long-term process. It has a big gestation period and it is heavily capital intensive. In the years between 2006 and 16, sir, when another government was in office, no work was done on exploration and production, sir. We were in the unhappy situation that people used to give us pious homilies and preach, why do you want to do E&P? There is enough gas and oil available in the global market. It's cheaper to buy. So when Modi ji, the Honorable Prime Minister, assumed responsibility in the year 2014, he changed it, and from 2016, the dead decade came to an end and we started changing our policy. We went from production sharing agreements to revenue sharing agreements. पश्चिम बंगाल में विशेष गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण संशोधन के दौरान स्थायी निवास प्रमाण पत्र को लेकर तृणमूल कांग्रेस के दावों पर चुनाव आयोग के स्पष्टीकरण ने सवाल खड़े कर दिए हैं। भाजपा नेता ने आरोप लगाया है कि तृणमूल कांग्रेस चुनाव आयोग के परिपत्र को गलत तरीके से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की जीत के रूप में पेश कर रही है।
अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि परिपत्र के बाद राज्य प्रशासन ने जिला निर्वाचन अधिकारियों और मतदाता पंजीकरण अधिकारियों को SIR के दौरान बड़ी संख्या में जारी PRC स्वीकार करने के निर्देश दिए। उन्होंने आरोप लगाया कि ममता सरकार ने अपात्र मतदाताओं को वैध करने के उद्देश्य से जिलाधिकारियों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों पर PRC जारी करने का दबाव बनाया। भाजपा नेता ने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा पश्चिम बंगाल सरकार के 2 नवंबर 1999 के पत्र का अध्ययन करने पर साफ हो जाता है कि यह व्याख्या गलत है। पत्र में PRC जारी करने का प्रावधान केवल रक्षा और अर्धसैनिक बलों में भर्ती के उद्देश्य से गैर बंगाली उम्मीदवारों तक सीमित है। इसे चुनावी पुनरीक्षण में मतदाता जोड़ने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। मामले में भाजपा नेता तपस राय ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बंगाल सरकार PRC का इस्तेमाल चुनावी फायदे के लिए नहीं कर सकती। लोग बोल रहे हैं ये SIR के पर्पस, तो ये SIR में क्या चीज आप ले जा सकते हैं, किसको आप एक्सेप्ट कीजिएगा नहीं कीजिएगा तो ECI बता सकते हैं। डोमिसाइल सर्टिफिकेट में ऐसा लिखा नहीं जाता। पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था और सत्तारूढ़ दल के नेताओं की दबंगई एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। खबर उत्तर 24 परगना जिले के बैरकपुर से है। आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस के पार्षद रविंद्रनाथ भट्टाचार्य ने एक 81 वर्षीय बुजुर्ग तुलसी अधिकारी को इतनी बुरी तरह पीटा कि बुजुर्ग की मौत हो गई। बुजुर्ग का कसूर सिर्फ इतना था कि वो अपने घर के सामने हो रहे अवैध निर्माण का विरोध कर रहे थे। पुलिस ने तृणमूल पार्षद को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एक अन्य घटना में हाड़ोबा थाना क्षेत्र के 2 पक्षों के झगड़े को रोकने गई पुलिस अधिकारियों के साथ मारपीट का मामला सामने आया। पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इन घटनाओं के बाद पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। भाजपा ने आरोप लगाया है कि तृणमूल कांग्रेस के नेता और उनके समर्थक खुद को कानून के ऊपर समझते हैं और राज्य की पुलिस भी कार्रवाई में असमर्थ है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में कारपेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के सदस्य शेख आशिक अहमद ने भारत अमेरिका व्यापार समझौते का स्वागत किया है। उन्होंने विशेष रूप से इसे रेशम उद्योग के लिए बेहद फायदेमंद बताया। Agreement which has come into effect from 7th Feb. So it has been widely welcomed by all exporters. I represent Carpet Export Promotional Council and Indian Silk Export Promotional Council. As far as silk is concerned, there's a big excitement because it comes under 0% tariff. So we have to see how our leadership will take up with the coming time so that the more benefits will come for the export segment. मुंबई स्थित आलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड के डायरेक्टर दातुक अनिल राजवंशी ने भारत और अमेरिका के बीच हुए व्यापार समझौते के फायदों को रेखांकित किया। उन्होंने बताया कि इस समझौते से उद्योग को बड़ी राहत मिलेगी। राजवंशी के अनुसार ये कदम रसायन, मशीनरी और कपड़ा उद्योगों के लिए विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध होगा। हमारा जो ये घोषणा पत्र साइन हुआ है, जो प्रेसिडेंट ट्रम्प और हमारे माननीय प्रधानमंत्री के बीच में एक समझौता हुआ है कि हिंदुस्तान के ऊपर 18% का टैरिफ लगेगा, आने वाले समय में मैं ये समझता हूँ ये एक बहुत लाभदायक कदम होगा। ये बहुत ही एक निर्णायक डील जो होगी इंडिया और अमेरिका के बीच में, क्योंकि अमेरिका आज एक सबसे विकसित इकोनॉमी है और सबसे बड़ी इकोनॉमी है। हिंदुस्तान आज 4थे नंबर पे संसार की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। जब ये 2 इकोनॉमी का आपस में व्यापार होएगा तो उससे आने वाले समय में हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो ये कदम लिया गया है, इससे बहुत लाभ होने वाला है। वाराणसी के मंडलीय सभागार में भारत सरकार की जनगणना निदेशक शीतल वर्मा ने मंडल के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर जनगणना की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बताया कि जनगणना के प्रथम चरण में मकानों की गणना की जाएगी। इसके लिए उत्तर प्रदेश में 22 मई से 20 जून तक का समय निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि जनगणना से पहले प्रदेश के 5 लाख से अधिक प्रगणकों और सुपरवाइजरों को प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि कार्य सूचना रूप से पूरा किया जा सके। अधिकारियों ने बताया कि जनगणना को लेकर लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं
और कार्य तय समय पर शुरू होगा। साथ ही किसी भी व्यवहारिक या प्रशासनिक समस्या का समाधान समय रहते कर लिया जाएगा। बैठक में वाराणसी के मंडल आयुक्त एस राजलिंगम सहित मंडल के जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी भी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश में हमारा जो मकान सूचीकरण का प्रथम चरण होता है जनगणना का, उसकी अवधि 22 मई से 20 जून निर्धारित की गई है, 30 दिन की अवधि। और उससे पहले हम लोगों को करीब 5 लाख प्रगणक और 1 लाख सुपरवाइजर्स को प्रशिक्षित किया जाना है। ये सभी कार्य हमें एक निर्धारित समय अवधि में किया जाना है। कुछ प्रशासनिक कठिनाइयाँ उत्पन्न हो सकती हैं, जिन पर चर्चा करने के लिए आज की बैठक को आहूत किया गया था। सभी जनपद के से आए अधिकारियों ने अवगत कराया है कि वो अभी तक अच्छे रूप से इस पे कार्य कर रहे हैं और कोई महत्वपूर्ण कठिनाई अभी दिख नहीं रही है। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में दस्तावेजों की पड़ताल और फाइनल वोटर लिस्ट की समय सीमा को 1 हफ्ते बढ़ा दिया है। पहले फाइनल वोटर लिस्ट जारी करने की डेडलाइन 14 फरवरी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार सुनिश्चित करे कि उसकी ओर उपलब्ध कराए गए 8,505 ग्रुप बी के अधिकारी कल शाम 5 बजे तक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी को रिपोर्ट करें। निर्वाचन आयोग चाहे तो अपने अधिकारियों की जगह इन अधिकारियों की सेवा ले सकता है। कोर्ट ने साफ किया कि माइक्रो ऑब्जर्वर्स या ग्रुप बी के अधिकारियों की भूमिका सिर्फ ईआरओ को सहयोग करने की रहेगी। वोटर लिस्ट पर अंतिम फैसला ईआरओ ही लेंगे। चुनाव आयोग की ओर से कोर्ट को शिकायत की गई कि ऑब्जेक्शन फॉर्म जलाने वाले लोगों के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई। कोर्ट ने इस पर राज्य के डीजीपी को कारण बताओ नोटिस जारी किया। कोर्ट ने कहा कि डीजीपी हलफनामा दाखिल करे। इसी के साथ सांकेतिक भाषा का यह बुलेटिन समाप्त होता है। नमस्कार।